अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त एक अजीब चीज़ मंजर पेश कर रहा है। सारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जलसों से, सड़कों से, पार्लिमान से निकलती निकलती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और आज हम इतवार को जब ये शो कर रहे हैं शाम को, कल पीर को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। पीडीएम ने स्टैंड लिया है 2 जजेस के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब का दूसरा मौक़िफ़ है। अदलिया के साथ ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील, कानूनदान, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान साहब। हम उनसे इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं और मुस्लिम लीग नून से भी हैं। तो मुझे ऐसे मेहमान की तलाश थी जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हों, ताकि वो कानून की समझ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ मुझे समझा सके। कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसे कि जैसे काजी फायज़ ईसा साहब का जो कराची वाली रजिस्ट्री से उनके जो बेंच था वो ख़त्म किया गया है, तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद पीर को फुल कोर्ट बन जाए, क्योंकि उनको और दूसरे जज को कराची की अगर उनका कॉज लिस्ट ख़त्म की गई है तो उनको इस्लामाबाद बुलाया गया है, तो फिर फुल कोर्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा फुल कोर्ट बन के। मैं समझता ये हूँ कि देखें, मसले दो तरह के हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल फुल बेंच, हमारा पहले दिन से मुतालबा ये है कि ये एक इस तरह का केस है कि जिसको फुल बेंच पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठ के सुनना चाहिए। इसमें आइन की इंटरप्रिटेशन है और इसके अंदर हमारा दूसरा मुतालबा ये भी है कि विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स के एजाजुल एहसन साहब को और मुज़ाहिर नकवी साहब को इस बेंच का हिस्सा, इस फुल बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपना माइंड दे बैठे हैं। एक सर्विस की पिटीशन उनके पास आई ये जो डोगर साहब वाली, और उसके पिटीशन में डोगर साहब का केस सुनते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब इस मैटर को भी देख लें। तो और उसके अंदर जो उनके कमेंट्स हैं और जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस फुल कोर्ट के अपनी उस कोर्ट के अंदर दी, तो हम तो ये समझते हैं कि नंबर 1, इस बुनियाद के ऊपर इन दोनों जज साहिबान को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं बड़ा क्लियर हूँ, वो जज साहिबान जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे जो हैं अलकाबात दिए थे, तो जजेस का तो ये काम ही नहीं है। जजेस का काम तो आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करना है, और ये उन्होंने अपना बायस शो किया। तो ये बायस जिनके अंदर मौजूद हो, तो तकाजा ये है कानून का। तो दो के अलावा और कौन कौन फिर आपकी इस डेफिनेशन से बाहर होते हैं? मेरा ख्याल है जी मुनीब साहब जो हैं, मतलब मैं अगर मेरी बात मुझे कहें तो उस बेंच के अंदर जो जो लोग मौजूद थे, मसलन जस्टिस मुनीब अख्तर थे जी, बिल्कुल मुनीब साहब भी थे, तो ये इन लोगों को खुद ही वॉलंटरीली इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनकी बाइसेस सामने आ चुकी हैं। फिर उसके बाद मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, उनके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कंप्लेंट्स जा चुकी हुई हैं। उनकी मतलब उनके करैक्टर के ऊपर जो है, और जो उनकी ऑडियो आई और जिस तरह की गुफ्तगू थी उसके अंदर, मतलब मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम किसी सिविल जज या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको कहें ओ यार मैं आ रहे हैं, ओ यार तू छड़, मतलब तो ये जो इस तरह की जो गुफ्तगू है, इसके बाद तो उनको खुद इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और जब तक ये क्लियर नहीं होता, उनको किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पे 3 जज फुल कोर्ट में ना हो। मैं अगर एज ए कानूनदान, मैंने अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट की है, वो लॉयर्स जो पार्टी के बिहाफ पे, तमाम पार्टियों के बिहाफ पे पेश हो रहे हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है। अब मैं जो समझाऊं आपसे, 2 जजेस पर आपने एतराज़ कर लिया हुआ है, इसका मतलब है फुल कोर्ट में आप समझते हैं ये 2 जजेस नहीं होने चाहिए और जस्टिस मुनीब अख्तर भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जजेस पर फुल कोर्ट होना चाहिए, जो मैं समझाऊं। जी, मेरा बिल्कुल मेरा जो अपना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है, और मैंने अपनी पार्टी और अपने लॉयर्स के साथ भी ये शेयर किया है। अच्छा, नहीं, पर इस पर दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि देखें, अदम एतमाद के मौके पर एक 5 रुकनी बेंच बना जिसने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दे के अदम एतमाद पर वोटिंग कराई। पीटीआई कहती है हम फिर ये कह सकते हैं कि वो 5 जज जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया
और हमारी हुकूमत ख़त्म की, वो 5 जज फुल कोर्ट में ना हो, 3 आपके चले गए, 5 उनके चले गए, सुप्रीम कोर्ट तो खाली हो गया। देखें, पहली बात तो ये है, हम तो बात करते हैं कानून और आइन की। क्या जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मांगा गया था इमरान खान से और जो उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, क्या वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ थी? या पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, आज तक कोई वज़ीर आज़म, आज तक मुजम्मल साहब एक वज़ीर आज़म बता दें जो आइनी और कानूनी तरीके से गया है सिवाय इमरान खान के? ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जिसको आइनी और कानूनी तरीके से घर भेजा गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना था, अगर तो उस पर अमल हो तो कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होना बनती है। सारी उम्र के लिए उन्होंने जिस तरह आइन के ख़िलाफ़ जाके जो उन्होंने रूलिंग दी थी, उस रूलिंग की बुनियाद पे ये शख्स सारी उम्र के लिए जो है इस पर आर्टिकल 6 लग के ये फारिग होता है। तो मैं तो ये, मेरा तो बहुत क्लियर है। कह रहा हूँ कि पीटीआई का मौकफ है कि उस 5 रुकनी बेंच ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमारी हुकूमत चली गई। नहीं, मैं ये, आपका मौकफ है कि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला चला दिया, हमारी हुकूमत चली गई। नहीं, मैं ये जिन जिन जजेस ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे हुकूमत चली गई है, वो आगे ना बैठे, उसके बाद खत्म हो जाए। नहीं, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना बहुत क्लियर है कि जिस जज ने आइन और कानून की अमलदारी नहीं की अपने फैसलों के अंदर, देखें कोर्ट का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना। नवाज शरीफ साहब का फैसला क्या आइन और कानून के मुताबिक था? आज चीज़ें खुलकर सामने आ गई। जज अरशद मलिक से उठा के जो सारा कुछ बना, और तमाम बड़े कानूनदान ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया की ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कह रही है कि नवाज शरीफ का फैसला गलत था। अदालती कत्ल जुल्फकार भुट्टो साहब का था और अदालती नाअहली जो है वो नवाज शरीफ साहब की थी, नंबर 1। नंबर 2, वो फैसला जिसके तहत जो है उस स्पीकर की रूलिंग, कासिम सूरी की रूलिंग को जो है ख़त्म किया गया था, उसमें कोई एक सुकम बता दें कि वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ क्या चीज़ थी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं किसी जज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन जिन जजेस ने आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कि वो 25 मेंबरान सूबाई असम्बली जिनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई, आज ये बुरहान है क्यों? बल्कि मेरा तो ये भी मुतालबा है, उन्होंने उड़ा दिया। नहीं, वो मेरा तो आज ये भी मुतालबा है कि वो 25 MPAs जिनके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि उन्होंने वोट भी नहीं डाला था, उन्होंने कोई एक्ट किया ही नहीं था, उसके बावजूद उनकी मेंबरशिप ख़त्म, रुकनीत ख़त्म कर दी गई, उनको डीबार कर दिया गया। और आज जो ये क्राइसिस है, देखें ये क्राइसिस जो है ये किस वजह से है? सियासी अदम इस्तेहकाम। आज की मईशत की जो ज़बू हाली है, आज जो IMF की डील इतनी लेट हो रही है, इसका मुहर्रिक क्या था? वो वाली जजमेंट जो एक गैर आइनी जजमेंट थी, जिसके ऊपर खुद इन्हीं जज साहिबान ने कहा कि हमसे गलती हो गई थी। तो मैं ये समझता हूं कि उस गलती का खमियाजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। आज पाकिस्तान में जो मईशत की ज़ुबू हाली है, आज जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो दहशत गर्दी ने सर उठाया, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक जजमेंट की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम आया, असम्बलियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना। तो मैं, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को रख के जो मुहर्रिक है इसके अंदर। अब मैं ये समझाऊं, अगर पीर को फुल कोर्ट बन भी जाता है तो जब तक ये जजेस हैं आपको ये समात काबिल कबूल नहीं होगी। मुझसे पूछें, मैं बहुत क्लियर हूं, हमें इस समात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें आईने पाकिस्तान के लिए खड़े होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक अदलिया करे, लेकिन आइन के अंदर तब्दीली का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। मेरा फिर ये सवाल है, वो कौन सी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी थी जिसने आइन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान को बदल के एक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था 2/3 मेजॉरिटी वाला, उसको नाअहल किया? वो कौन सा आइन था जिसके तहत 25 मेंबर्स को जो है उनकी रुकनीत ख़त्म की गई? किस आइन और किस कानून के तहत? तो ये अपने तौर पर आइन को रीराइट करने का इख्तियार अदलिया के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को के पास है, और पार्लियामेंट को अपने इख्तियार के लिए लड़ना पड़ेगा।
मुझे ब्रेक लेनी है, ये पार्लियामेंट कैसे लड़ेगी इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना मशहूद साहब, आपने कहा पार्लियामान को अपने इख्तियार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा मंजरनामा भी देख रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी बात नहीं मानता तो आप पार्लियामान से कोई करारदाद, कोई कानून साजी उसको अपनी बात मनवाने के लिए कर सकते हैं। पार्लियामान को इस्तेमाल किया जा सकता है अदलिया से अपनी बात मनवाने के लिए। देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगते हैं, उन्हीं मार्शल लॉज के अंदर जजेस जो हैं वो ओथ भी लेते हैं, जज भी बनते हैं। मार्शल लॉ जो है उसको वो आइन के मुताबिक, अपने आइन की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसको वो जायज़ भी करार देते हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? आज तक पाकिस्तान की सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकी। आज पाकिस्तान की जो मईशत का हाल हो चुका है, आज पाकिस्तान में जो भूख आ चुकी है, जो महंगाई आ चुकी है, जो गुर्बत आ चुकी है, जो बेरोजगारी आ चुकी है। मेरा सवाल था कि मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ, हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद हम उसी सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। तो फिर एक दफ़ा ऐसी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पार्लियामेंट को अपने हकूक़ के लिए खड़े होना पड़ेगा। पार्लियामेंट के हकूक़ जो जो यूजर्व करता है, चाहे कोई फौजी आमिर है, चाहे कोई अदालती आमिर है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा। क्या कर सकती है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट मेरा ख्याल है कि जो खिलाफ मावराए आइन फैसले करता है उसके खिलाफ पार्लियामेंट करारदाद भी पास कर सकती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन भी कर सकती है। पार्लियामेंट जो है उसको अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी से लेके जो कमेटीज बनी हुई है पार्लियामेंट की, वो इतनी बाख्तियार हैं, उनको बाख्तियार दोबारा बनाना पड़ेगा। को तो नहीं बुला सकते ना लॉ एंड जस्टिस की कमेटी। मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो अमेंडमेंट्स की गई थी, आज उन अमेंडमेंट्स को ख़त्म करने का वक्त आ चुका हुआ है। ना करें। आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बेंचेस के हवाले से बात नहीं मानेगा तो पार्लियामान से उस हवाले से करारदाद भी आ सकती है? मैं समझता हूँ कि अगर हम मिसालें देते हैं ना, चाइना के जजेस, अमेरिका के जजेस, यूरोप के जजेस, सिंगापुर के जजेस, उनको जो मुराद हासिल है ना वो रखें, कौम को दिखाएं और वही मुराद हम अपने इन जजेस को दें, ताकि देखें वहाँ पर माशरा कुर्बानी देता है और कुर्बानी इस वक्त हम हमेशा कुर्बानी अवाम से मांगते हैं। आज खवास को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड एलीट है, तो आप कह रहे हैं जजेस भी अपनी तनख्वाहें आदी करते हैं? जजेस अपनी तनख्वाहें अमेरिका के जजेस के मुताबिक कर दें, जजेस अपनी तनख्वाहें यूरोप के जजेस के बराबर कर दें। जजेस ये फैसला करें कि आज कौम पर बुरा वक्त है तो हम भी कुर्बानी देंगे। जिस तरह मैं कल मेरी बात हो रही थी आर्मी चीफ के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई, उसमें पाक आर्मी भी और जो बाकी इदारे हैं वो भी एक अपने ऊपर ख़ुद एक कट लगा रहे हैं इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। तो फिर इनको क्या है, इनको भी कट लगाना चाहिए। और मैं लोअर जुडिशरी की बात नहीं करता, लोअर जुडिशरी जो है उसके लिए महंगाई उतनी है जितनी सबके लिए है। ये जो ऊपर बैठे हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनको फैसला करना चाहिए। अच्छा, नहीं, कुछ एक राय ये भी है कि नीचे हाई कोर्ट्स में, जैसे पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात का मामला सुना जा रहा था, केपी हाई कोर्ट में केपी में इंतखाबात का मामला सुना जा रहा था, तो अब हाई कोर्ट्स की वो समातें तो ख़त्म हो गई सू मोटव के बाद। पहली बात तो ये है कि जो समातें यहाँ पर होती रही हैं इसका भी एहतसाब होना चाहिए कि ये जो बातें आ रही हैं कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, इनके दामाद के घर में तमाम हाई कोर्ट के जजेस को इकट्ठा किया गया। क्या हमारे जजेस, मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर क्या हमारे जजेस में इतनी भी मोरालिटी और इतनी भी एथिक्स नहीं रहेगी कि वो कहते हैं कि हम एक ऐसे शख्स के घर में नहीं इकट्ठे होंगे जिसके एक सियासी जमात का जो वज़ीर है और जिसकी वजह से फिर ये भी बातें हैं। तारक साहब ने कही है, लाइव आ चुकी है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं तो देखे ना, मैं किसी की बात पे नहीं, मैं एज ए कानूनदान समझता हूँ और एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि जब हम मेरिट की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि हम एक आम आदमी को कहते हैं कि उसने अगर डबल रोटी भी चुरा ली है तो उसको सज़ा, कानून उसको सज़ा देगा, और यहाँ पर जो पूरी की पूरी बेकरी खा जाते हैं उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है।
तो ये मैं ये समझता हूं कि जब आप तो कहते हैं सियासतदान खा जाते हैं। देखें, ये सियासतदान जो है ना, इनको मैं समझता हूँ मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा के बाकी अपना काम चलाते हैं। ये जो साइज़ ऑफ द पाई है ना, इसके अंदर से ये भी हिसाब कर लें कि सियासतदान कितना खाता है। पहली तो बात है, खाना है ही गलत, ये मुल्क की अमानत है, ये मुल्क के ऊपर लगनी चाहिए। लेकिन ये भी देखें कि सियासतदान कितना खाता है और बाकी कितने लोग खाते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं अपने ओहदों पर बैठकर, क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं। टाइम आ गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान को हमने IMF के चुंगल से आज़ाद करवाना है, अगर महंगाई और गुर्बत का खात्मा करना है, तो फिर हर एक के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और अपने ओहदे पे बैठ के जो नाजायज़ फ़ायदे लिए जाते हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की, वो टोन सेट की है उन्होंने पार्लियामान के हवाले से, आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हमेशा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होके उनकी तमाम तकारीर, वो आपकी पार्टी पॉलिसी थी। एक मरियम नवाज ने जलसों में सेट की है, उन्होंने पार्लियामान में सेट की है। मैं ये कह सकता हूँ कि मरियम नवाज ने जलसों में जजेस के खिलाफ सेट की है, उन्होंने पार्लियामान में सेट की। हम पहली तो बात है, हम किसी के खिलाफ कोई टोन सेट नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ को समझिएगा मुजम्मिल साहब, आप तो खुद माशाल्लाह बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रहे हुए हैं, आपकी एक अपनी हिस्ट्री है माशाल्लाह, आपने जिस तरह तमाम चीज़ों को देखा है, ये हम कोई टोन सेट नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं कि हमें राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होकर पाकिस्तान अब मज़ीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जब तक हम ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करते रहेंगे, जितना मर्जी IMF से लोन ले लें, जितना मर्जी वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें, जितना मर्जी दुनिया के मुल्कों से लोन ले लें, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना पड़ेगा और ये आगाज़ घर से ही करना पड़ेगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पार्लियामान का महाज है वो मैं यही समझना चाह रहा हूँ, वो अगले हफ्ते गर्म हो सकता है। अगर गर्म नहीं होगा तो ये कौम की बदकिस्मती होगी। पार्लियामान को अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो किसी अदारे की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि उस इख्तियार के अंदर वो दखल अंदाजी कर सके। आइन, मैं फिर कहूँगा, आइन साजी करना पार्लियामेंट का काम है और उसके ऊपर डेलिब्रेशंस करना पार्लियामेंट का काम है। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अदालतों का काम है, लेकिन आइन को रीराइट अदालत नहीं कर सकती। तो जो 63A में हुआ है उसका क्या करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है हमें, और इसके अंदर हम सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा। हम सबको बैठ के, क्योंकि देखें जिस तरह खाली नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, उसके बाद जो कुछ शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ हुआ, जो कुछ साद रफ़ीक के साथ हुआ, जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, हमजा शहबाज के साथ हुआ, मरियम के साथ हुआ, आज और कई लोगों के, राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ। आज क्या इन्हीं अदालतों ने इस बात पर भी सुओ मोटो लिया? आपके ख्याल में ये जो महाजराई आगे नज़र आ रही है, जिसका कुछ मंजरनामा आपने पेश किया है, इसके सीज़ फायर का भी कोई इम्कान है? मेरा ख्याल है कि सीज़ फायर जो है ना, तमाम स्टेक होल्डर्स को, और ये वो बात है जो शहबाज शरीफ साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठ के इस बहरान से निकलने के लिए ना सिर्फ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने की ज़रूरत है, वो ट्रुथ कमीशन जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र किया गया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर बैठ के, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की अवाम की बका का मसला है, ये महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के ख़ात्मे का मसला है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मसला है। इसके अंदर अपनी अपनी ईगोज़ को पीछे छोड़ के एज ए पाकिस्तानी हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को किस तरह का पाकिस्तान दे के जाना चाहते हैं, इसके लिए ख्याल में एक ब्रॉडर डायलॉग जो है वो जुडिशरी के साथ ज़रूरत है, पार्लियामान और जुडिशरी के दरमियान। खाली मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स का है, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर जुडिशरी, इसके अंदर पार्लियामेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना पड़ेगा पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने राना मशहूद अहमद खान साहब की गुफ्तगू सुनी, कुछ मंजरनामा उन्होंने अगले हफ्ते का हमारे साथ शेयर किया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसी बातें उन्होंने की हैं वैसा ना हो, कोई सेंस प्रिवेल करे और कोई ऐसा रास्ता निकले जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।